आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि एक विचार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे नौजवान की सोच में उतरेंगे जिसकी उम्र तो कम थी, लेकिन जिसकी चेतना वो समय से बहुत आगे थी। बिल्कुल। ये बातचीत भगत सिंह के बारे में है, लेकिन सिर्फ उनकी बहादुरी के किस्सों तक सीमित नहीं। सही। हम उनकी सोच की हर एक परत को धीरे धीरे खोलेंगे और समझेंगे कि उनके विचार आज भी क्यों मायने रखते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पंजाब की मिट्टी में एक अलग तरह की खामोशी थी। सोचिए, ये वो खामोशी थी जैसे कोई बड़ा नाटक शुरू होने से पहले मंच पर होती है। अच्छा। सब शांत, लेकिन तनाव और उम्मीद से भरा हुआ। तो क्या हर बड़ी क्रांति से पहले ऐसी खामोशी होती है? एक ठहरा हुआ इंतजार। ये खामोशी डर की नहीं थी, ये इंतजार की थी। सही बात है। इसका मतलब है कि लोग डरे हुए नहीं थे, बल्कि एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, ये जानते हुए कि बारिश आएगी जरूर। तो ये उम्मीद की खामोशी थी, निराशा की नहीं। इसी मिट्टी में 1907 में एक बच्चा जन्म लेता है, भगत सिंह। जैसे एक सूखी जमीन पर उम्मीद का बीज उगाया हो। वाह! ऐसा जन्म जो सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए था। एक व्यक्ति का जन्म कैसे एक पूरे युग का प्रतीक बन जाता है। उसके पैदा होते समय घर में खुशी थी, लेकिन हवा में आजादी की बेचैनी भी थी। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के घर शादी हो, लेकिन बाहर कर्फ्यू लगा हो। अच्छा। अंदर खुशी है, पर बाहर का माहौल उस खुशी को भी बेचैन कर देता है। यानी निजी खुशी और सामाजिक दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ये कोई साधारण बचपन नहीं था। जाहिर है, साधारण बचपन तो खिलौनों और खेलकूद में बीतता है। ये बचपन तो जैसे एक जिम्मेदारी की छांव में गुजर रहा था। क्या माहौल ही तय करता है कि बचपन साधारण होगा या असाधारण? ये बचपन सवालों से भरा था। देश गुलाम क्यों है? सोचिए, एक छोटा बच्चा ये नहीं पूछ रहा कि आसमान नीला क्यों है, बल्कि पूछ रहा है मेरा देश गुलाम क्यों है। जैसे एक मछली पानी में रहते हुए पूछे कि ये जाल किसने फेंका है। ये वो सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, सिर्फ मान लेने पर नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल, इसे आजाद कैसे किया जाए? सही बात है। पहले समस्या को समझना और फिर उसके समाधान के बारे में सोचना। बिल्कुल। ये एक विचारक की निशानी है, सिर्फ एक शिकायत करने वाले की नहीं। जैसे डॉक्टर सिर्फ बीमारी का नाम नहीं बताता, इलाज भी ढूंढता है। यहीं से एक क्रांतिकारी और एक आम इंसान का फर्क शुरू होता है। भगत सिंह के परिवार का माहौल ही उन्हें अलग बनाता है। जैसे एक पौधे को जैसी मिट्टी और खाद मिलती है, वो वैसा ही पेड़ बनता है। हाँ। उनके घर की मिट्टी में ही देशभक्ति की खाद थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि नायक पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं? उनके पिता और चाचा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। इसका मतलब है कि आज़ादी की लड़ाई उनके लिए कोई किताबी बात नहीं थी, बल्कि रोज की हकीकत थी। अच्छा। जैसे किसी लोहार के बच्चे के लिए हथौड़े की आवाज रोज का संगीत होती है। वो बातें जो हम जीते हैं, वो हमें ज्यादा गहराई से प्रभावित करती हैं। घर में कहानियां खिलौनों की नहीं, बल्कि बलिदान, जेल और संघर्ष की होती थी। बिल्कुल। जहां दूसरे बच्चे राजा रानी की कहानियां सुनते थे, वहां भगत सिंह असली नायकों की कहानियां सुन रहे थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे। ये कहानियां मनोरंजन नहीं, प्रेरणा देती थीं। जिन कहानियों को सुनकर हम बड़े होते हैं, क्या हमारा चरित्र भी वैसा ही नहीं बन जाता? यही वजह थी कि जब 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, तो भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन उस दिन की मिट्टी उन्होंने अपने हाथों से उठाई, जैसे मन ही मन एक वादा कर रहे हों। सोचिए, एक 12 साल का बच्चा खून से सनी मिट्टी उठा रहा है। ये खेल नहीं था। नहीं, ये एक शपथ थी, जैसे कोई अपनी माँ के आंसू पोंछकर वादा करे कि वो इसका हिसाब जरूर लेगा। उस एक पल ने शायद उनके बचपन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होगा। इतिहासकार बताते हैं कि जलियांवाला बाग के बाद पूरे भारत में युवा चेतना बदली। जैसे एक जोर का थप्पड़ इंसान को नींद से जगा देता है, इस घटना ने देश के युवाओं को झकझोर दिया। सही। उन्हें समझ आया कि चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं है। कभी कभी एक बड़ी त्रासदी ही एक बड़े बदलाव का कारण बनती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्टोरिकल स्टडीज ये साफ बताती हैं कि इस घटना के बाद युवा वर्ग में सिर्फ गुस्सा नहीं, वैचारिक क्रांति शुरू हुई। बिल्कुल। यानी गुस्सा तो था, लेकिन अब वो अंधा नहीं था। युवा पूछने लगे, ऐसा क्यों हुआ और इसे कैसे रोका जाए? ये आग को मशाल में बदलने जैसा था, जिससे रास्ता दिखे, सिर्फ जले नहीं। गुस्से को सोच की दिशा देना, यही तो वैचारिक क्रांति है।
भगत सिंह उसी क्रांति की उपज थे। सही बात है। वो उस लहर पे सवार नहीं थे, वो खुद वो लहर बन गए थे। वाह। जैसे जब कोई विचार हवा में होता है तो कोई एक चेहरा उस विचार का प्रतीक बन जाता है। वो उस बदलाव का परिणाम भी थे और कारण भी। भगत सिंह पढ़ाकू थे, लेकिन उनकी पढ़ाई नौकरी पाने के लिए नहीं थी। सोचिए, वो पढ़ रहे थे ताकि समझ सकें, नौकरी के सर्टिफिकेट के लिए नहीं। अच्छा। जैसे कोई यात्रा मंजिल पर पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते को समझने के लिए करता है। ज्ञान का उद्देश्य जब समझ हो तो वो ताकत बन जाता है। वे मार्क्स, लेनिन, बैकुनिन और भारतीय क्रांतिकारियों को पढ़ते थे। वो सिर्फ एक ही तरह की किताब नहीं पढ़ रहे थे, वो दुनिया के हर कोने से विचारों को इकट्ठा कर रहे थे। जैसे एक अच्छा बावर्ची हर तरह के मसाले का इस्तेमाल जानता है ताकि वो सबसे अच्छा पकवान बना सके। एक खुली सोच ही नए रास्ते खोज सकती है। उनका सवाल था, आजादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने से आएगी या सोच बदलने से? ये बहुत गहरा सवाल है। जैसे कोई पूछे कि क्या सिर्फ पिंजरे का दरवाजा खोलना काफी है या पंछी को उड़ना भी सिखाना होगा। सही। वो व्यवस्था बदलना चाहते थे, सिर्फ शासक नहीं। असली आजादी तो सोच में होती है, माहौल में नहीं। लाहौर और नेशनल कॉलेज से जुड़े एकेडमिक रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि भगत सिंह बहस करते थे, सवाल उठाते थे और हर बात को तर्क की कसौटी पर रखते थे। बिल्कुल, वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते थे। जैसे एक सुनार सोने को कसौटी पे परखता है, वो हर विचार को तर्क पर परखते थे। बिना सवाल के विश्वास अंधविश्वास बन जाता है। यही वजह थी कि वे सिर्फ क्रांतिकारी नहीं बने, वे सोचने वाले क्रांतिकारी बने। सही बात है। उनके हाथ में अगर पिस्तौल थी तो दिमाग में विचार थे। हाँ। वो जानते थे कि गोली की आवाज कुछ देर रहती है, पर विचार की गूंज सदियों तक रहती है। शक्ति का सही इस्तेमाल विवेक से ही होता है, और इसी विचार को एक्शन में लाने का मौका तब आया जब सॉन्डर्स की हत्या हुई। इसे अक्सर बदले की कार्रवाई के तौर पे देखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान था। अच्छा, कैसे? भी एक संदेश था। और फिर आया सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने का वाकया, जो शायद उनका सबसे बड़ा संदेश था। बिल्कुल, उनका मकसद मारना नहीं, जगाना था। इसीलिए बम खाली जगह पर फेंका गया। वो भागे नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी दी। उनका मकसद था अदालत को एक मंच बनाना ताकि उनके विचार पूरे देश तक पहुंचे। तो जेल जाना उनकी रणनीति का हिस्सा था। हाँ, जेल उनके लिए एक वैचारिक प्रयोगशाला बन गई। एक प्रयोगशाला। सही। उन्होंने जेल को अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। वहां उन्होंने जबरदस्त पढ़ाई की, डायरी लिखी और अपने साथियों के साथ भविष्य के भारत पर बहसें की। और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल भी की। हाँ, वो हर पल को एक संदेश में बदल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना सबसे चर्चित लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये लेख आज भी बहुत से लोगों के लिए मतलब एक विवाद का विषय है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ ईश्वर को नकारना नहीं था, वो असल में इंसान की जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? उनका तर्क था कि जब हम अपनी मुश्किलों के लिए भगवान या किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम खुद कोशिश करना छोड़ देते हैं। अच्छा। उनका नास्तिक होना असल में इंसान की क्षमता और विवेक में उनका गहरा विश्वास था। वो कह रहे थे कि अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी अनदेखी शक्ति की नहीं। तो ये सिर्फ राजनीतिक गुलामी से नहीं बल्कि मानसिक गुलामी से भी आजादी की बात थी। बिल्कुल। वो चाहते थे कि लोग आंख बंद करके किसी चीज को न माने, चाहे वो धर्म हो या कोई नेता। हर बात को तर्क की कसौटी पर परखें, सवाल पूछें। और यही वजह थी कि उन्होंने कभी दया याचिका दायर नहीं की। हाँ, क्योंकि ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ होता। वो माफी मांगकर एक व्यक्ति के तौर पर बच सकते थे, लेकिन फिर वो विचार हार जाता। वो जानते थे कि उनकी शहादत उनकी जिंदगी से ज्यादा बड़ा संदेश देगी। जैसे एक कप्तान जहाज के साथ डूबना पसंद करता है पर उसे छोड़ता नहीं। उनके लिए उनका विचार ही वो जहाज था। फिर 23 मार्च 1931 का वो दिन आया। कहा जाता है कि फांसी पर जाने से ठीक पहले तक वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। हाँ, और ये कोई नाटकीय प्रदर्शन नहीं था। तो क्या था ये उनका आखिरी संदेश था कि मौत शरीर को खत्म कर सकती है, विचारों और ज्ञान की यात्रा को नहीं। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आजादी कब मिलेगी, सवाल ये बन गया कि हमें कैसी आजादी चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। आज के दौर में जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो अक्सर उन्हें सिर्फ एक जोशीले बंदूकधारी क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। हाँ, और यही हम गलती करते हैं। उनकी असली पहचान एक विचारक की है।
तो आज के युवाओं के लिए उनका क्या संदेश है? आज जब सोशल मीडिया के दौर में हर कोई भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, भगत सिंह हमें रुककर सोचने को कहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, बल्कि देश प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। और क्रांति का मतलब क्या है उनके हिसाब से? उनके लिए क्रांति का मतलब शोर मचाना नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार करना है। उनकी राजनीति विचार से चलती थी, आज की राजनीति अक्सर भावनाओं से दौड़ती है। क्या यही सबसे बड़ा सबक है? मेरे हिसाब से हाँ। अंधा समर्थन या पूरी तरह से राजनीति से दूरी, ये दोनों ही रास्ते आसान हैं। और भगत सिंह तीसरा और मुश्किल रास्ता दिखाते हैं, सचेत भागीदारी का। यानी आंखें और दिमाग खुला रखकर समाज में शामिल होना, चीजों को बेहतर बनाने के लिए सवाल करना और जिम्मेदारी लेना। देश के लिए मरने का नहीं, बल्कि देश के लिए सोचने का साहस देता है। सही कहा। उनका जीवन एक खुला निमंत्रण है कि हम आजादी को सिर्फ एक हासिल की हुई चीज न माने, बल्कि एक जिम्मेदारी समझें। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हर रोज अपने विचारों और कर्मों से निभाना पड़ता है। ज्ञान के सफर में हमारे साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।